चलो हम डिस्कस कर रहे थे लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे। तो पहला हमने डिस्कस किया था ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है कि नहीं है, इच्छा है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो जितने भी आपके एग्रीमेंट थे उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा कमर्शियल एग्रीमेंट, दूसरे को फैमिली सोशल या फिर आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अगर कमर्शियल एग्रीमेंट है तो जो भी आपका एग्रीमेंट बन रहा है हमारा इंटेंशन वहीं से जाहिर हो जाता है कि लीगल रिलेशन क्रिएट करना है। और बाकी फैमिली सोशल या डोमेस्टिक आपके एग्रीमेंट हैं तो उसमें हम मान के चलते हैं कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं रहता है। कई सारे और भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो यहाँ तक हो गया है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2। इसमें लिखो दिव्यांशु, देखना आवाज आ रही है? इसमें लिखो टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। टर्म्स ऑफ ऑफर, ठीक, मस्ट बी, बस 2 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, इसके बाद बंद कर देना। टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे निश्चित होना चाहिए। दूसरा डेफिनेट, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। ठीक है, कॉमा डाल के लिख लेना। एंड नॉट वेग, एंड नॉट वेग। अब इसको समझ लेते हैं। जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं या फिर जो भी पर्सन है, अगर वो ऑफर यानी अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है जिस चीज के लिए भी, तो वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जो ऑफर है उसका जो टर्म्स है या कंडीशन है, जो शर्त है, वो आपका निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी समथिंग ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्लैरिटी नहीं है। जब तक आपके टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, क्लैरिटी ऑफ द मैसेज कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर वो वैलिड ऑफर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करेंगे। तो जब आपका मीनिंग क्या है, एम्बिगुअस है, अनसर्टेन है, या फिर लूज है, इनडेफिनेट है, या फिर वेग है। ठीक है, अनसर्टेन अपोजिट में इनडेफिनेट, ठीक है, या फिर आपका लूज है या फिर वेग है। अगर ऐसे सिचुएशन है ऑफर का, यानी टर्म्स की क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली आप ऑफर क्या कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑफर को वैलिड कंसीडर नहीं करते हैं। तो एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एग्जैक्टली आप किस बारे में बात कर रहे हैं वो सामने वाले को क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि एक हाउस की बात कर रहे हैं कि मैं आपका हाउस या फिर घर परचेज कर लूंगा, लेकिन कुछ चीजें इम्प्रूव करने के बाद। अब वो इम्प्रूव होने का लैंग्वेज किस तरीके से, जरा ध्यान देना। ये कह रहे हैं कि मान लो वो घर परचेज करने की बात कर रहे हैं कि 5 लाख में हम आपका घर परचेज कर लेंगे, लेकिन क्या करना है आपको कि आप इसको थोड़ा रिपेयर कर लीजिए, बढ़िया से इसको आप रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, जो ड्राइंग रूम होगा इसको हैंडसमली डेकोरेटेड कर दीजिए। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बात कर रहा हूँ कि घर को आप थोरोली यानी बहुत बढ़िया से रिपेयर कर लीजिए, हैंडसमली डेकोरेटेड कर लीजिए, जो आपका प्रेजेंट स्टाइल है। अब इन्होंने बात तो कह दी, ऑफर तो कर दिया कि मैं अपना जो आपका घर है परचेज करने के लिए इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ऑफर दे रहे हैं, ऑफर तो है, लेकिन वैलिड है कि नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे? तो अब बताओ, इन्होंने कहा कि आप इसको बहुत बढ़िया से रिपेयर कर दीजिए, तो अब बहुत बढ़िया से रिपेयर करने का क्या मतलब है?
क्या इससे क्लैरिटी मिल रही है कि रिपेयर करने में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, क्या रिपेयर करना है, क्या मेंटेनेंस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या आप रिपेयर में करना चाह रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट स्टाइल के हिसाब से इसको हैंडसमली डेकोरेटेड कर दीजिए। तो हैंडसमली डेकोरेटेड का मतलब क्या है, कौन डिफाइन करेगा, इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, हैंडसमली डेकोरेटेड का मतलब क्या है? तो क्या यहाँ पे जो आपने ऑफर दिया इस स्टेटमेंट से क्लैरिटी मिल रही है? क्या टर्म्स सर्टेन है, डेफिनिट है? नहीं है। यहाँ पे क्या टर्म्स आपके डेफिनिट है, सर्टेन है? नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे कि ये वैलिड ऑफर नहीं है, जस्ट बिकॉज क्या ग्राउंड देंगे कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यहाँ पे नहीं है, एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है। तो एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोरो रिपेयर, हैंडसमली डेकोरेटेड या फिर प्रेजेंट स्टाइल क्या होता है, ये आपका ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये आपका एक केस है, उसी केस को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस केस के बेसिस पे हमने देखा कि ये जो वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए ये क्लैरिटी ऑफ द मीनिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हम क्लैरिटी ऑफ द मैसेज या फिर जो टर्म्स है उसको सर्टेन या फिर डेफिनेट के टर्म्स में कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे अगर कोई ऑफर करे और उसमें कहे कि आफ्टर मेकिंग नेसेसरी रिपेयर्स, तो अब नेसेसरी रिपेयर्स कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली रिपेयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ इट प्रूव्स टू बी लकी और प्रॉफिटेबल, ठीक है, इफ इट प्रूव्स टू बी लकी और प्रॉफिटेबल, मान लो कोई आप ऑफर कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति को कि मैं अपनी बाइक तुमको सेल कर दूंगा अगर मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहा और मुझे कहीं से एक क्या मिलता है, दूसरी बाइक मिल जाती है इनाम में या फिर लॉटरी में। तो क्या यहाँ पे टर्म्स क्लियर हैं? नहीं, आप लकी हो गए तो मैं सेल कर दूंगा, ये ऐसा स्टेटमेंट बनाना या फिर ऑफर करना सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यहाँ पे नहीं है। तो प्रूफ्स लकी या फिर आप कहें कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो मैं आपको क्या करूंगा 1 लाख रुपए इनाम में दे दूंगा, तो ऐसे सिचुएशन बना के स्टेटमेंट आप ऑफर करें तो ये नहीं होगा। टू सेल वन ऑफ हिज कार, अगर कहे कि मैं अपनी एक कार आपको बेचने के लिए तैयार हूं, क्या कह रहा है, टू सेल वन ऑफ हिज कार्स, यानी हो सकता है कि उसके बहुत सारे कार हैं, ठीक है, 2 3 4 5, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी एक कार आपको भेज दूंगा। क्या ये ऑफर वैलिड है? अब एक कार, कौन सी कार की बात कर रहे हैं? मान लो उसके पास 4 व्हीकल है, 4 कार है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी कार बेचने की बात कर रहे हैं? तो जब तक आपके ऑफर में टर्म्स क्लियर ना हो वो आपका ऑफर वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कह रहे कि टू सेल वन ऑफ हिज कार या फिर टू पे अ गुड रिवॉर्ड, टू पे अ गुड रिवॉर्ड। तो गुड रिवॉर्ड क्या होता है? ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग का क्लास टेस्ट हो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है और मैं कह दूं कि जो फर्स्ट आएगा उसको हम एक बढ़िया सा इनाम देंगे। अब बढ़िया सा इनाम क्या होता है? हाँ हाँ, तुम लोग को समोसा याद आ रहा होगा। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट देना कि एक बढ़िया सा हम आपको अवार्ड दे देंगे, रिवॉर्ड, अब उसमें क्या चीज आएगा वो क्लैरिटी नहीं है, तो ये ऑफर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है इसमें, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, आपके टर्म्स आपके क्लियर नहीं है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन से या फिर किसी तरीके से उस एग्रीमेंट या फिर ऑफर के माध्यम से ये मीनिंग क्लियर हो जाए, अगर मीनिंग आपका क्लियर हो जाए, टर्म्स आपके क्लियर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो ऑफर आपका वैलिड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि, यहाँ पे मैं आपका जो एग्जांपल दिया हुआ वही कोट कर रहा हूँ, कि सी ने कहा एफ से कि जितना भी पेट्रोल है आपके पास वो सारा चीज हम खरीद लेंगे और जो इसका प्राइस होगा टाइम टू टाइम हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या प्राइस इसका होने वाला है,
और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट के लिए हम आर्बिट्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे और जो हमारा डिस्प्यूट होगा या फिर झगड़ा होगा उसका सुलझाने का जो काम करेगा वो वही व्यक्ति करेगा। तो हम दोनों के बीच की आपसी समझ से क्या होगा, जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाएगा, क्वालिटी डिसाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम, और किसी भी तरीके का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए हम एक आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो, प्राइस और क्वालिटी ये बात कर रहे हैं कि हम टाइम टू टाइम डिसाइड कर लिया करेंगे, और जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम आर्बिट्रेशन का इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो तुमको लगेगा कि मीनिंग सर्टेन नहीं है, बट स्टिल ये आपका एक वैलिड ऑफर है। ठीक है, ये आपका एक वैलिड ऑफर है, क्योंकि जो क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस है वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से या फिर इन दोनों के माध्यम से क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट को आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व करने की बात की जा रही है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, वैलिड कंसीडर किया जाएगा, यानी ऑफर आपका वैलिड है। अब इसमें एक बात और ऐड करते हैं, अगर आप कोई ऑफर या एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, ऑफर देते हैं या फिर एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम फ्यूचर में कोई एग्रीमेंट बनाएंगे, ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टीज हैं, ठीक है, वो इस एग्रीमेंट में आती हैं या एग्रीमेंट को बनाती है, क्या एग्रीमेंट, कि अग्री टू फ्यूचर, ठीक है, अग्री इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम किसी चीज को लेके एग्रीमेंट बनाएंगे। तो ये एग्रीमेंट बनाने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट बनाना वैलिड नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम फ्यूचर में एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उसके लिए एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, नहीं, लॉ के अंडर ऐसा एग्रीमेंट बनाना वैलिड नहीं है कि आप फ्यूचर के किसी चीज के लिए एग्रीमेंट बनाने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हो। बात समझ आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं टू अग्री इन फ्यूचर, अगर ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं तो ये एग्रीमेंट आपका वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, अगेन बात आएगी क्या चीज, सर्टेनिटी की, मीनिंग डेफिनेट की टर्म्स आपके क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो आप एग्रीमेंट बनाने वाले हो उसकी क्लैरिटी अभी है क्या, नहीं, क्या टर्म्स उसके डिसाइडेड है क्या, नहीं, फ्यूचर में जो बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हो कि चलो आज एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि फ्यूचर में हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट बनाना क्या है, आपका वैलिड नहीं है। तो कहानी समझ में आई, टर्म्स ऑफ ऑफर, जहाँ पे हम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग या फिर डेफिनेट मीनिंग की बात करें, टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। The offer must be communicated to the offering. Offer must be communicated to the offering. क्या मतलब है इसका, ऑफरर कौन होता है, ऑफरर कौन होता है, हाँ, सोनम, ऑफरर कौन होता है, नहीं नहीं ये तो ऑफरी है, ऑफरर, प्रतिमा, ऑफरर कौन होता है, वो व्यक्ति जो ऑफर देता है, जो ऑफर करता है, द पर्सन हु मेक ऑफर इज ऑफरर, या फिर प्रॉमिजर, बताया तो है, भूल जाते हो, ऑफरर, ठीक है, ओ डबल एफ ई आर, ठीक है, ई आर, ऑफरर, या फिर
प्रोमिजर। ऑफरी कौन है? जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। ऑफरी। या फिर इसका अपोजिट हाँ ठीक है, ये है तुम्हारा प्रोमिजी। प्रॉमिस करने वाला प्रोमिजर और जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिजी। ऑफर करने वाला ऑफरर और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला ऑफरी। ठीक है, तो ये हो गया वो व्यक्ति जो ऑफर या फिर प्रॉमिस कर रहा है, यानी ऑफरर और प्रोमिजर। और ये वो व्यक्ति है जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर ऑफर को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफरी या फिर प्रोमिजी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी है। सेकंड पार्टी जो ऑफर करे वो ऑफरी या प्रोमिजर या ऑफरर। जो ऑफर करे कौन? ऑफरर और प्रोमिजर। और जो ऑफर को एक्सेप्ट करे ऑफरी या फिर प्रोमिजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपका ऑफर है इसके वैलिड होने के लिए हमने क्या कहा कि ऑफर को कम्युनिकेट करना है, यानी ऑफरी को बताना है। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो ना बिजनेस कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटिव, नहीं पढ़े हो? याद है? कम्युनिकेटर कौन है? जो कम्युनिकेट कर रहा है। हाँ ठीक है, यानी जो ऑफर कर रहा है। और कम्युनिकेटिव कौन है? ऑफरी हो गया, हाँ, जो सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफरर का काम क्या है कि ऑफरी को बताए, अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस करे कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है। तो अपने ऑफर को क्या करना पड़ेगा? सेकंड पार्टी को बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट तभी बनेगा जब ऑफर एक्सेप्ट होगा। तो जब ऑफर के बारे में ही नहीं पता ऑफरी को तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? तो इसलिए ये ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, मैसेज या इंफॉर्मेशन ऑफरी तक पहुंचना चाहिए। बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ये हो सकता है ऑफर के बारे में पता ही नहीं है और कहे कि हाँ मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मैं ऑफर क्या था, जो भी था हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ऑफर आपका कम्युनिकेट होना चाहिए। इफेक्टिव और कंप्लीट तभी होगा जब कम्युनिकेट किया जाए जिस पर्सन को हम बता रहे हैं। तो नेचुरली हम क्या कह रहे हैं? ऑफर तभी एक्सेप्ट होगा जब ऑफरी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो या फिर नॉलेज हो। अगर इसको इसके बारे में नहीं पता है तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो आपका ऑफर है, या तो जो ऑफरर है खुद इन्फॉर्म करेगा ऑफरी को, सेकंड पार्टी को, या फिर उसका जो अथराइज्ड एजेंट होगा वो इस चीज को इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा अगर ऑफरी को, सेकंड पार्टी को कहीं और से पता चलता है, किसी और सोर्स से पता चलता है, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा। यानी जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसके माध्यम से या फिर खुद जो ऑफरर है वो अगर एक्सप्रेस करे सेकंड पार्टी को तो ही जाके वैलिड हो। कहीं दूसरे तीसरे चौथे जगह से इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम उसको वैलिड कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर डज नॉट गिव एनी लीगल राइट्स। ठीक है, अगेंस्ट द ऑफरर। ऑफरर के अगेंस्ट में कोई भी लीगल राइट नहीं मिलता है अगर बिना नॉलेज के आप ऑफर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो बिना नॉलेज का, बिना जानकारी का ऑफर एक्सेप्ट करना वैलिड नहीं है। तो वैलिड होने के लिए ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, यानी कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफरी तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऑफर क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति है, उसने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि सपोज कर लो कि उसका डॉग है, कुत्ता है, खो गया है, तो जो व्यक्ति भी इसको ढूंढ के लाएगा हम उसको इनाम
देंगे। और कोई व्यक्ति चलते फिरते वो पहचान लिया कि ये तो इस फलाने आदमी का डॉग है, जाके वापस कर रहा है, क्या वो इस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है? तो वापस किया है, तो क्या जो रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था कि जो भी ढूंढ के लाएगा हम उसको देंगे, तो वो तो फिर चलते फिरते उसको पहचान में आएगा, वो ले जाके दे दिया, वापस कर दिया, तो क्या उसको मिलेगा? क्या उसको ऑफर के बारे में नॉलेज था? नहीं था। तो बिना नॉलेज का क्या वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो पहुंचाने वाले को तो नहीं पता है ना कि ऐसा कुछ ऑफर है। वही तो हम कह रहे हैं कि ऑफर बिना इंफॉर्मेशन के, बिना आपके कम्युनिकेशन के एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो भाईचारे में ले आके दे दिया, हो गया काम। अरे तो वही तो केस में बता रहा हूँ ना कि उसने क्या किया, बाद में केस कर दिया। तो केस करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, जो आपका जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि भाई ऑफर के बारे में आपको नॉलेज नहीं था, तो इस वजह से आप बिना ऑफर के जाने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, स्पेसिफिक ऑफर में ये, जैसे हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको ढूंढ के लाएगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति में एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसको इसके बारे में जानकारी होगा वही ना। नहीं जानकारी है और बिना जानकारी का वो चीज अगर एक्ट कर रहा है तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ऑफर तभी एक्सेप्ट होगा जब सामने वाले को कम्युनिकेशन है या फिर मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्ट कर रहा है, तभी हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। अदरवाइज फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जब एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो फिर एग्रीमेंट नहीं बनेगा, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल। कुल मिला के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑफर को क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति तक इन्फॉर्म करना है, उसको जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी के बेसिस पे वो एक्ट करेगा। बिना जानकारी का अगर एक्ट करता है तो हम उसको वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा केस है कि एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने सर्वेंट को भेज दिया कि जाओ मेरा भतीजा है या फिर जो भांजा है उसको ढूंढ के ले आओ। तो वो लेके कहाँ, वो ढूंढने के लिए चला गया, और बाद में फिर उसने अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरे भतीजे या फिर भांजे को ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाँ, अब जो फिर अवार्ड रखा गया, ठीक है, तो अब जो ढूंढ के लाएगा तो उसके नाम दिया जाएगा। सर्वेंट ढूंढ के ले आया, तो क्या सर्वेंट को यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा? सोच लो, टाइम ले लो। हाँ, यहाँ पे हुआ क्या, उसके जाने, सर्वेंट के जाने के बाद इसने अनाउंसमेंट किया है, तो उसको तो पता ही नहीं है। फिर वो ढूंढ के लाया और घर पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे सर्वेंट को ये जो रिवॉर्ड है नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद हुआ यही केस इसमें कि जो 501 रुपीज का यहाँ पे अवार्ड था या फिर रिवॉर्ड था, वो उसके लिए उसने केस कर दिया। केस वो हार गया, इसलिए क्योंकि उसको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी, और ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है? चलो, तो इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ, क्या होना चाहिए, एन ऑफर। देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। तो अगर ऑफर आपके पास यानी इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। ठीक है? ऑफर भले एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी का आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नो एक्सेप्टेंस, ठीक है, अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ द ऑफर। अगर जानकारी नहीं है ऑफर की तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी।
बाकी स्टार्टिंग में नहीं मैंने बताया कि जो आपका ऑफर होगा या तो खुद जो ऑफरर है वो इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा, या फिर जो उसका ऑथराइज एजेंट होगा वो इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा चौथा आदमी आता है, उसके द्वारा अगर ऑफर के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा कुछ ऑफर है, तो उसका एक्सेप्टेंस किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स ने एक लेटर लिखा, ठीक है, एक्स ने एक लेटर राइट किया, लिखा इसको वाई को कि वो अपना फैक्ट्री 4 लाख रुपए में बेच रहा है। तो एक्स किसको बेचेगा? वाई को 4 लाख में। ये एक्स ने वाई को लेटर लिख के भेज दिया, लेटर गुम हो गया। ठीक है, लेटर गुम हो गया। इसके बाद हाँ, एक्स और वाई के जानकार में एक और पर्सन था, मान लो जेड। ठीक है, तो ये कॉमन पर्सन हो गया, कॉमन फ्रेंड हो गया। जैसे फेसबुक पे तुम लोग के म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, या फिर इंस्टाग्राम पे, तो ये म्यूचुअल फ्रेंड है, यानी एक्स को भी जानता है और वाई को भी जानता है। तो जेड ने क्या किया, वाई को बता दिया कि ऐसा ऐसा ऑफर है। तो वाई ने क्या किया, फटाफट एक लेटर लिख के और भेज दिया एक्स को कि हाँ ठीक है, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बताओ क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? तो अभी तो मैंने बताया कि जो ऑफर का कम्युनिकेशन होगा वैलिड तभी माना जाएगा जब वो कम्युनिकेशन वो खुद ऑफरर करे या फिर उसका ऑथराइज एजेंट करे। तो क्या जेड कोई ऑथराइज एजेंट था? नहीं। पता चला होगा, बताते रहे म्यूचुअल फ्रेंड है। ठीक है, तो उसको पता होगा, उसने बता दिया। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो भी ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी वो वैलिड तभी होगी जब कम्युनिकेट किया जाए इस मैसेज को कम्युनिकेटी तक, यानी ऑफरी तक। और वो कम्युनिकेशन किसके द्वारा होना चाहिए? या तो कम्युनिकेटर ऑफरर खुद हो या फिर उसका कोई ऑथराइज एजेंट हो। कहीं और से पता चलेगा तो फिर वो ऑफर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बात कर ली कम्युनिकेशन की। बात समझ में आ गया? तो कुल मिला के आपका इंफॉर्मेशन जाना चाहिए आपके माध्यम से या फिर ऑथराइज एजेंट से। ऑफर तभी एक्सेप्ट होगा जब ऑफर के बारे में आपको जानकारी होगी। बिना जानकारी का ऑफर एक्सेप्ट किया गया तो फिर उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। चलो अगले वाले पॉइंट पे आ जाओ। Offer must be made with a view to obtaining the assent of, ठीक है, assent of the offering। देखो, offer must be made, offer must be made with a view to, with a view to, with a view to obtaining the assent of, obtaining the assent, सहमति की बात कर रहे हैं, ASSENT, assent of the offering। ऑफर याद रहेगा तुम लोग को, बोलोगे नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो दूसरा पार्टी है, जो ऑफरी है, जो प्रॉमिसी है, उसके सहमति को हम क्या करें? लें, उसकी सहमति हमें मिले। हम इस इंटेंशन से अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। ऑफर क्या है? प्रस्ताव है। तो इस इंटेंशन से रख रहे हैं कि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें सहमति मिलेगी। तो ये आपका इंटेंशन है। अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है, यानी उसके विलिंगनेस या फिर उसकी इच्छा, जो ऑफरी है उसकी इच्छा को एक्सेप्ट करना या फिर उसके विलिंगनेस को
कंसीडर करने का इंटेंशन नहीं है तो फिर वो ऑफर आपका वैलिड नहीं होगा। तो सिंपली हम कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है उसके एक्सेंट या फिर उसके विलिंगनेस को या फिर एक्सेंट को, कंसेंट को क्या करना है, लेना है। अगर ऐसा इंटेंशन है तो फिर वो ऑफर वैलिड होगा। 2 पॉइंट और है, क्या करें, कवर कर दें कि नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट में, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2 पॉइंट कवर कर लेते हैं।